हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नवोदय के सिलेक्शन बैच के अंदर डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड। और इस चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं फोर फंडामेंटल्स ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है कि होल नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं, और दूसरी चीज है फोर फंडामेंटल्स। देखिए, जब भी हम फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। यही हमारे जो चार फंडामेंटल्स हैं, ये ऑपरेशंस यही मेन होते हैं। अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वे नंबर होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है वो होल नंबर होता है। और 1, 2, 3, 4 क्या कहलाते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं कि जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर हम किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में। अब ये फंडामेंटल ऑपरेशंस मैंने आपको बताया, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट में हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होने वाला है इसके अंदर हम बात करेंगे होल नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जिसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं हिंदी में। इसको हम होल नंबर कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फंडामेंटल्स ऑपरेशंस होते हैं ये क्या चीज़ होती है। फंडामेंटल ऑपरेशंस का मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, और इसमें कुछ लॉज होते हैं, उन लॉ के बारे में बात करेंगे। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं। इसके अलावा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब कि जीरो के साथ किसी नंबर्स को प्लस किया जाता है तो क्या होता है, जीरो के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। मतलब कि जो आइडेंटिफाई करते हैं हम एलिमेंट्स को, यानी कि जीरो के साथ हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के बारे में डिस्कस करेंगे, सुनने की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट, राइट। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो डिविजिबिलिटी का जो परीक्षण है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएं कि किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, यूनिट डिजिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक था होल नंबर, कि एक्चुअल में होल नंबर क्या होता है। देखिए, नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 9 नंबर्स है ना, इनके थ्रू ही बहुत सारे नंबर जनरेट होते हैं। जो होल नंबर होता है, होल नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो जीरो से शुरू हो जाते हैं। यानी कि पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो को प्लस कर दिया जाए तो वो क्या होता है, होल नंबर से। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा पूछा जाता है बच्चों से कि जितने भी होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर है? क्या जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं क्या? या फिर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं क्या? देखिए, नेचुरल जो नंबर है ना वो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट को समझ पा रहे होंगे। अब बारी आती है कि ये जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं। देखिए, फंडामेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं ना, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक बार ये जो आपको एडिशन पता है, आपको सब्ट्रैक्शन पता है, आपको मल्टीप्लिकेशन पता है और डिवीजन पता है, तो आपको इस चीज को एक बार माइंड से निकाल दीजिए ये क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअल में काम कैसे करती है एडिशन के साथ में, तो आप चीजों को इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको सारी प्रॉपर्टी समझाऊंगा, तो जाकर के आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। ये ABC से आप नहीं समझने वाले हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का एक सिंपल सा नियम है। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 1 + 2 = क्या होता है, 3 होता है,
तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, हम एडिशन के फंडामेंटल के बारे में बात कर रहे हैं, साथ साथ में मल्टीप्लीकेशन के फंडामेंटल के बारे में भी बात करता हूं। और इसी तरीके से 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कह रहा है ना कि अगर आप 1 + 2 = 3 कर रहे हैं, अगर आप 1 + 2 = क्या कर रहे हैं, 1 + 2 = क्या कर रहे हैं, आप 1 + 2 = 3 कर रहे हैं, राइट। तो आपको ज्यादा इसमें, अगर आप 2 + 1 करेंगे ना, अगर आप 1 + 2 की जगह पे 2 + 1 करेंगे ना, तो भी इसका रिजल्ट 3 ही आएगा। या 2 इंटू 3 की जगह पे अगर आप 3 इंटू 2 भी करेंगे ना, तो भी इसका रिजल्ट 6 आएगा। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में होती है तो वहां पर नंबर्स को सफल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जो प्लस और डिवीजन में काम, मल्टीप्लिकेशन में काम करती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 - 3 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर -1 होगा। लेकिन 3 - 2 क्या होगा, ये तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे ये काम नहीं करती, यानी माइनस में काम नहीं करेगी और डिवाइड में भी काम नहीं करेगी, क्योंकि 6 / 2 क्या हो जाएगा, 3 होगा। लेकिन अगर हम 2 / 6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/6, यानी कि 1/3 हो जाएगा। यानी कि आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ में काम करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के साथ में काम करती है, सब्ट्रैक्शन में ये काम नहीं कर पाती है, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये काम करेगी, सफल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवीजन में ये काम नहीं करती है, इसीलिए नॉट का साइन लगा हुआ है। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या होती है, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से और आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि आप बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं और आपके लिए समझना चीज़ों को काफ़ी आसान है। देखिए, डाउट रहता है तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना नीचे, इस नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर 2 + 3 किया जाए तो इसका रिजल्ट 5 होगा, और 3 + 2 कर दिया जाए तो भी इसका रिजल्ट 5 होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था कि हमारा रिजल्ट सेम आ रहा था दोनों में, लेकिन यहां भी क्या हो रहा, दोनों ही एक जैसी बातें हैं। अगर हम 2 × 3 करेंगे तो भी वही बातें होगी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ये भी एडिशन के साथ में और मल्टीप्लिकेशन के साथ में काम करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ में ये काम नहीं करती है, राइट। अब आगे चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। एसोसिएट यानी कि एक नंबर जो होगा वो 2 नंबर के साथ में एसोसिएट होता है। एक नंबर जो होगा वो 2 नंबर के साथ में क्या होगा, एसोसिएट होगा। वो किस तरीके से एसोसिएट होगा, अब इस तरीके से देखिए, 1 + 2 + 3 है ना, और 1 + 2 + 3 है, 1 + 5 = 6। या मैं इन दोनों को पहले प्लस कर लूं, यानी कि 3 + 3 करूं तो भी 6 आएगा। यानी कि ये जो पहले इन दोनों का एसोसिएशन हुआ, फिर इन दोनों का हुआ, दोनों में रिजल्ट सेम आया है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएं, 1 × 2 × 3 करें, या इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लो 2 × 3, तो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या आप 1 × 2 × 3 कर रहे हैं, या 2 × 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले कर रहे हैं 6 × 1, तो भी तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 6 ही तो आ रहा है। यानी कि दोनों ही कंडीशंस में जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के, वो एडिशन के साथ में और मल्टीप्लिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस और डिवीजन के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कुछ इस तरीके से मिलता जुलता लॉ है। तो चलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात कर लेते हैं, उसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो क्या कहता है और किस तरीके की चीजें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर दी गई हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ आएगा। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन एक साथ होता है, यानी कि केवल मल्टीप्लिकेशन और केवल डिवीजन नहीं होता, इसमें एडिशंस और सब्ट्रैक्शन दोनों के साथ में काम करता है। यानी कि अगर कोई नंबर दिया हो 4 + 5 दिया हो और इसके साथ में कोई नंबर एक मल्टीप्लिकेशन में दिया हो, यहाँ पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी कि 2 जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 के साथ में, और 2 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 5 के साथ में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको हम कहते हैं
कि 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है 4 के साथ भी हुआ है और 5 के साथ में भी हुआ है, तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा। इसी तरीके से अगर माइनस का भी कोई नंबर हो, जैसे 5 - 4 दिया हुआ, यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो 3 × 5 - 3 × 4 दोनों ही कंडीशंस में ये काम करेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के साथ में काम करता है। तो आप समझ पाए होंगे कि जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशंस क्रिएट होता है, चाहे वो क्लोजर की बात करें, कम्यूटेटिव की बात करें, एसोसिएटिव की बात करें और डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें। ये प्रॉपर्टीज के साथ में मैंने आपको ऑपरेशंस बता दिए होल नंबर्स के, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज तो देख ली, अब ये जो आइडेंटिफाई एलिमेंट्स हैं वो क्या चीज होती है। देखिए ये बहुत सिंपल है। 0 is the identity elements for additions and 1 is the identity element for multiplication। यानी कि देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर एक कोई नंबर दिया हुआ, सपोज एक नंबर दिया हुआ 8 में अगर हम 0 को प्लस कर देंगे ना तो वो आंसर सेम आएगा, राइट। लेकिन 1 की अगर बात होती है तो 8 में अगर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो जाकर के 8 सेम नंबर आएगा। यानी कि 1 जो है वो इसकी जो आइडेंटिफाई एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के साथ में है और 0 का प्लस के साथ में है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 8 × 0 कर दें तो ये इसका आंसर 0 हो जाएगा, वो नंबर सेम नहीं होगा। इसी तरीके से 8 + 1 कर दें तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं 0 में किसी भी नंबर को प्लस करने पे वो नंबर सेम आता है और 1 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे वो नंबर सेम आता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और 0 जो है ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 0 की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अभी मैंने आपको बताया कि 0 में अगर किसी नंबर को प्लस किया जाता है तो वो नंबर सेम आता है, 0 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आंसर 0 बन जाता है। ये 0 की खासियत है। लेकिन अगर किसी नंबर की पावर 0 दी हो इसका मतलब होता है 1। अगर 5 की पावर 0 दी होती है तो इसका मतलब होता है 1। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये 1 कैसे आता है। अब इसको मैं एक लॉजिक्स के थ्रू समझाता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 दिया हो तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है e⁻n डिवाइडेड बाय e⁻n, यानी कि जब बेस हमारी सेम होती है तो हम पावर को माइनस कर देते हैं, 3 - 2 कर देते हैं, राइट। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। चलिए तो मैं आपको समझाता हूं कि ये 5 = 0 क्या होता है। अगर मैं कुछ क्वेश्चन को ऐसा लिख दूं 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, तो इस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 - 3 यानी कि 5 की पावर 0। यस, एग्जैक्टली करेक्ट। यानी कि इसका आंसर फिर 1 कैसे आ रहा है। देखिए ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, डिवाइड है तो अपॉन में इसको कैंसिल आउट करेंगे, आंसर क्या होगा 1। यानी कि 5 की पावर जो 0 है इसका आंसर क्या होगा 1। यानी कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका जो आंसर होता है ना वो 1 होता है। ये है 0 की प्रॉपर्टीज। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे 1 की प्रॉपर्टीज के बारे में। 1 की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का अगर 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो नंबर सेम आता है। जैसे 7 × 1 दैट आंसर विल शुड बी 7। 1 का अगर किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो भी वही नंबर आंसर उसका वही आता है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ 1 आपने समझ लिया। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानने वाले हैं कि एक्चुअल में डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है। अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं तो किसी भी नंबर के लास्ट पोजीशन पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 2 है, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक नंबर है 86, इसमें भी 6 से लास्ट में ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। 130 ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। 242 ये भी डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 2 है। अब 3 में क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स एंड द नंबर्स एंड डिविजिबल बाय 3, यानी कि नंबर्स का सम करके देखो। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक नंबर लेता हूँ 426। सबसे पहले इन डिजिट्स का सम करना है, यानी कि 4 + 2 + 6 क्या हो जाएगा, इनका सम करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 6 + 6 यानी कि 12।
12 आया, 12 यानी कि 3 से 12 डिवाइड है, 12 जो है वो 3 से डिवाइड है, यानी कि 426 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। यहाँ भी इसी तरीके से एग्जाम्पल लिखा हुआ है 621, इनको प्लस करने पे 9 आ रहा है, 9 जो है वो 3 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या हुआ 621 भी 3 से डिवाइड होगा। अब हम 4 के बारे में बात करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स को देखते हैं। जैसे 132 लिखा हुआ है, लास्ट के 2 डिजिट्स 32 डिवाइड है 4 से, 32 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या हुआ 132 भी 4 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 936 ये 4 से डिवाइड है, बिल्कुल भी डिवाइड है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड है, बस लास्ट की 2 डिजिट्स हमें देखना है, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो नंबर हमारा ऑलरेडी 4 से डिवाइड होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं होने वाली। अब 5 की बारी है, 5 में क्या होना चाहिए, जो लास्ट का नंबर है ना उसमें 0 या 5 होना चाहिए, जो लास्ट का नंबर है उसमें क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, कोई भी नंबर ले लो। जैसे कि 450 लास्ट में 0 है, 5 से डिवाइड होगा, 495 लास्ट में 5 है, यानी वो 5 से डिवाइड होगा। बस ये बहुत सिंपल सा रूल है। इसी तरीके से 6 का क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और जो नंबर 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी और 3 से डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी बता दी। अगर कोई नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक हम नंबर लेते हैं 132, 132 ऐसा नंबर है, 2 है लास्ट में, यानी कि 2 से डिवाइड होगा, 2 से तो डिविजिबिलिटी चेक हो गई, 3 से क्या है नंबर डिवाइड है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इस नंबर को हमें प्लस करना पड़ेगा। जब हम इस नंबर को प्लस करेंगे तो 3 + 1 4, 4 और 2 6, यानी कि 3 से भी डिवाइड है, यानी कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। चलिए 6 के बाद एक नंबर आता है 7, जो कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल के इस टेबल में नहीं दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से काम करती है। देखिए 7 की डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पे समझेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी कि किस तरीके से 7 की डिविजिबिलिटी रूल काम करती है। 7 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको क्या करना है, या तो आप डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है, या अगर आपको लगता है कि ये जो टेक्निक है वो काम कर रही है तो आप इस तरीके से भी 7 की डिविजिबिलिटी रूल को टेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 2149, राइट। अब ये नंबर 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम लास्ट नंबर को क्या करते हैं, डबल करते हैं, लास्ट डिजिट को क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को हम डबल करते हैं, क्या करते हैं, डबल करते हैं, और बाकी जो रेस्ट नंबर है उसमें से हम माइनस करते जाते हैं, और यही हम इस जो प्रोसेस है इसको लास्ट डिजिट का डबल करेंगे। 9 का डबल क्या होगा 18, इसको क्रॉस कर दिया और 18 को माइनस कर दिया यहाँ पे। अब देखिए 14 है यानी कि 4, अब ये 14 में अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 6 होगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अब 20 बचा, यहाँ पे 9 बचा था, सॉरी 0 बचा यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंप्लीटली कि यहाँ पे हम अगर हम 200, अब ऐसा समझिए कि 214 था, 214 में अगर हम माइनस कर देते हैं 18 को तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ पे 1 बचा, 196 बचा। अब ये 6 का फिर से डबल करेंगे, 6 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब फिर माइनस कर देंगे तो 19 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो 7 आ जाता है, 7 7 से डिवाइड है, इसका मतलब कि 2149 भी 7 से डिवाइड होगा, 2149 भी 7 से डिवाइड होगा। चलिए एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 7 ले लेता हूँ, और एक और नंबर ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ, 28 ले लेता हूँ, और एक और नंबर ले लेता हूँ मैं 14 ले लेता हूँ, राइट। अब देखिए 4 का हमें डबल करना है, 4 का डबल करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को माइनस करना है हमें। अब देखिए 7281 दिया हुआ है, 7281 में से माइनस करना है हमें किसको, 8 को, क्योंकि जो डबल होता है इसका वो क्या होता है, 7281 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो 7273 आएगा। अब इस 3 का डबल 6 होगा, यानी कि 727 में माइनस करना है हमें 6 को, तो 721 होगा, क्या होगा 721 होगा। अब 1 का जो डबल होगा वो 2 होगा, इसमें माइनस कर देंगे
7 जीरो हो जाएगा। अब जीरो का डबल जीरो ही होगा, जीरो माइनस कर देंगे 7, ये नंबर 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, यानी कि ये भी नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हम 8 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट जो डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल हो, जैसे कि एक नंबर दिया हुआ है 926 2 8, ये लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है, 8 से डिवाइड है। लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड है, यानी कि वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। जो नंबर 4 से डिवाइड हो और 2 से डिवाइड हो एक साथ, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। 9 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहती है, नंबर्स को सम करो, 3 के जैसा ही है सेम, और जैसे 621 दिया हुआ है तो 6 + 2 + 1 9 आया, 9 यानी कि 9 से डिवाइड है, ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 10 की डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट का डिजिट्स अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होता है। इसी तरीके से 11 की डिविजिबिलिटी रूल को हम समझते हैं कि क्या कहता है। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल को समझने के लिए एक मैं नंबर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। 3 2 4 5 6 8 2 3 6 3 2 4 5 6 8 2 3 2 4 5 6 8 2। अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करना है, अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले प्लस 3 -2 +4 -5 +6 -8 +2, बस। अब इसको सॉल्व कर देना है बस। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 1 और 4 5 हो जाएंगे, 5 में से 5 करेंगे 0 हो गया, और 6 और 2 8, 8 में से 8 गए तो 0। अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करना है। क्या करना है, अल्टरनेट वे में आपको प्लस और माइनस करना है। प्लस पहले लगा होगा तो प्लस माइनस ऐसे शुरुआत करना है और अल्टरनेट वे में चलते जाना है। तो इस तरीके से आप 11 की डिविजिबिलिटी रूल को भी सीख गए, यानी कि 1 से लेके 11 तक के कंप्लीट मैंने डिविजिबिलिटी रूल को बता दिया है। तो चलिए 12 के बारे में भी समझ लीजिए। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा, या अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो आप ऐसा समझिए कि नंबर्स को क्या डिवाइड होना चाहिए, 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ये बात हो गई हमारी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, चीजों को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में अब आगे क्या दिया हुआ। यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट है। अब ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यूनिट डिजिट में क्या होता है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या, देखिए यूनिट डिजिट जो होता है, अगर बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि नंबर्स पूछे जाते हैं, जैसे 786 है और 498 है और 189 है और 592 है, उसमें पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि इसको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे क्या है। देखिए अगर केवल 5 हो, किसी नंबर में 5 दिया हो तो 5 और अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट में आ रहा है तो उसका रिजल्ट हमेशा 5 ही होता है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए 9 2 जा 18 हो गया, यानी कि 8 आ गया। अब 8 8 जा 64 आ गया, यानी कि 4 आ गया। 4 6 जा 24, यानी कि 4 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमें लास्ट डिजिट को केवल मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि क्या आ रहा है, तो हम उसके यूनिट डिजिट्स के कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लेंगे। अगर ऐसा आ रहा है जैसे 68 दे दिया इंटू 10 दे दिया, अगर 0 आ गया तो लास्ट यूनिट डिजिट में 0 ही आना है और कोई चीज नहीं आ सकती। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, तो यूनिट डिजिट में 0 ही आता है। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर। तो चलिए शानदार क्वेश्चन देखेंगे हम। 20 22 25 क्वेश्चन जितने भी होंगे उतने क्वेश्चन देखने वाले हैं, और जो आपके एग्जाम्स में आ भी चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम कवर करने वाले हैं, कि बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस कंप्लीट किस क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि जब
-1 का मल्टीप्लीकेशन इट सेल्फ 100 टाइम्स हो तो प्रोडक्ट क्या होगा? 1 का कितनी बार में मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर क्या होगा? 1 ही होगा, चाहे 100 बार करो, 1000 बार करो, लेकिन -1 है। अगर यहाँ पे इवन नंबर दिया हुआ तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, राइट। लेकिन तीसरी बार माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों होगा माइनस? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर्स के ओड टाइम्स आ रहे हैं। यहाँ पे 100 क्या है? ये हमारा इवन टाइम्स है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 100 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। ये वाला आंसर सही है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलेंगे कि क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसीलिए देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि -1 जो है ना इज मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ 100 टाइम, मतलब अपने आप का ही 100 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि 1 टू द पावर 100 है। अगर 1 टू द पावर 100 होता तब तो आंसर प्लस में आता, +1 आ जाता। लेकिन अगर हम इसका कर रहे हैं तो इसका आंसर तो 1 होगा। 1 इंटू -1 यानी कि आंसर -1 होगा। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना ये होगा। और बच्चे यही गलती कर जाते हैं। when -1, क्वेश्चन पढ़िए, when -1 is multiplied by itself 100 times, तो आंसर हमारा क्या होगा? हमारा आंसर होगा -1। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, a store sells a packets of 5 apples in 25 rupees, a single apple in 6 rupees. A lady purchased 27 apples. How much money she will pay? क्वेश्चन को एक बार में अगर समझ नहीं आ रहा है तो हमें 2 बार भी उसको पढ़ना चाहिए। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। अ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन 25 रुपीज, यानी कि अगर आप 5 एप्पल्स एक साथ लेते हैं, अगर आप 5 एप्पल्स एक साथ लेते हैं तो आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप एक अकेला सिंगल एप्पल लेते हैं तो उसकी कीमत होगी 6 रुपए, यानी कि हर एक एप्पल पे वो 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है अगर 5 एप्पल एक साथ खरीदते हैं, राइट। तो एक लेडी जो है उसने 27 एप्पल्स खरीदे। कितने एप्पल्स खरीदे? 27 एप्पल्स खरीदे। तो आपको बताना ये है कि 27 एप्पल्स खरीदने में उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखिए 5-5 अगर आप बंडल बनाते हैं, 5 का बंडल एक बनाया, दूसरा 5 का बंडल बनाया, तीसरा 5 का बंडल बनाया, चौथा 5 का बंडल बनाया, और फिर आपको 2 देने पड़े। इसके कितने रुपए हुए आपके? अगर आप जनरली सॉल्व करें तो इसके कितने रुपए हुए? इसके हुए 25, इसके हुए 25, इसके हुए 25, इसके भी हुए 25। और एक एप्पल लेने के 6 रुपए हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा हो रहा है अपना 5, जो कि हमारा 1 2 3 4, एक बार और लेना पड़ेगा, 5 5 25। देखिए ऐसा समझिए, एक बार में अगर आप पैकेट लेते हैं 5 एप्पल का, एक पैकेट ये हो गया, 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 और एक पैकेट ये हो गया। इसमें 5 एप्पल है, इसमें भी 5 एप्पल है, इसमें भी 5 एप्पल है, इसमें भी 5 एप्पल है, और इसमें भी 5 एप्पल है। कितने एप्पल हो गए? 5 10 15 20 25 और 2 एक्स्ट्रा हो गए। तो इसके लिए उसको देने पड़ेंगे कितने रुपए? इसके लिए उसको देने पड़ेंगे 12 रुपए, क्योंकि 6 रुपए के हिसाब से लगेगा सिंगल एप्पल। और इसमें आपको देने पड़ेंगे 25, इसको भी देने पड़ेंगे 25, इसको भी देने पड़ेंगे 25, इसको भी देने पड़ेंगे 25, और इसको भी देने पड़ेंगे 25। कितने रुपए हो गए? 25 25 50, और ये भी 50, 100 125, और 125 प्लस 2 12, कितने हो जाएंगे? 137 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप इसको मैथमेटिकल टर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि 27 पैकेट्स हैं, तो 5 का बंडल 5 5 5 जो 25 और प्लस 2, तो ये जो 25 है 25, ये इसका हो जाएगा हमारा कितना? 25 25 के हिसाब से 25 सॉरी 25 25 25 इंटू 5 25 इंटू 5 प्लस 2, ये 125 प्लस 2 12,
12, तो ये 137, तो भी वही होगा, मैंने आपको समझा दिया डिटेल में भी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। काकू गोट 7 marks less than Bakshi, while Raman got 3 marks more than Kaku. If the total marks by all the three is 76, find the marks obtained by Raman. अब देखिए, जो काकू है ना उसी से सब लोग रिलेट कर रहे हैं, तो K4 हो जाते हैं काकू। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहां पे जो कहानी है वो 3 लोगों की है, काकू, रमन और बक्सी। काकू, रमन और बक्सी। अब इनकी कहानी समझिए कि ये क्या है। हमें नहीं पता कि काकू को कितने नंबर मिले हैं, तो हमने काकू की जगह पे x मान लिया। दूसरा क्वेश्चन है रमन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि काकू गोट 7 marks लेस देन बक्सी। काकू को बक्सी से 7 नंबर कम मिले हैं, यानी कि काकू को अगर x मिले हैं तो बक्सी को x + 7 इसको ज़्यादा मिले हैं, तो बक्सी का मार्क्स तो हमें पता चल गया। लेकिन जबकि रमन गॉट 3 marks मोर देन काकू, काकू से इसको 3 marks ज़्यादा मिले हैं, और इन टोटल जो इनका है वो 76 है। इन सबका टोटल क्या है? 76 है। तो रमन ने कितने प्राप्त किए ये हमें पता करना है, रमन का फाइंड आउट करना है। इन सबका टोटल कितना है, यानी कि x और x + 3 और x + 7, इनका जो टोटल है वो 76 है। तो ये x है, ये x है और ये x है, यानी कि 3x हो गया, 7 और 3 हो गया 10 = 76। तो ये जो 3x है ना, 76 लिखा हुआ, ये नंबर्स को हम हमेशा दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो माइनस का 10 हो गया, ये प्लस का था। तो अब ये जो 3x है, 3x = क्या हो जाएगा? 76 में से 10 को माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 66। x = क्या हो जाएगा? 66। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 22 आ जाएगी। यानी कि इसको मिले हैं 22 मार्क्स, तो रमन को कितने मिले हैं? 22 से 3 ज़्यादा, तो 22 + 3 कितने हो जाएंगे? इसको 25 मार्क्स मिले हैं, और इसको 22 में अगर हम 7 को प्लस कर देंगे तो ये 29 होगा। तो देखो 29, 25 और 27 को प्लस करोगे 76 आएगा। यानी कि अगर हम करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सबसे करेक्ट है, 25, क्योंकि रमन को कितने मिले हैं? यहाँ पे 25 मार्क्स मिले हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि जो हमारा 4th क्वेश्चन है उस 4th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस 4th क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं नवोदय में, लेकिन फिर भी मैं आपके लेवल को थोड़ा सा अप करने की कोशिश करता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ पाओ। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपके माइंड में एक अप्रोच होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़ें। रमन गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम्स। रमन को है ना कितने मार्क्स मिले हैं? जितने श्याम को मिले हैं उससे 8 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। तो श्याम का हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x, y, p, q, r कुछ भी मान सकते हैं। अब ये x क्या होता है? बच्चे डर जाते हैं। x का मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम मैथमेटिक्स में x मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि अच्छा आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, ठीक है ना। अब हम ये मान लेते हैं कि राम को कितने मार्क्स मिले? श्याम से 8 नंबर ज़्यादा मिले हैं। श्याम को तो x मिले थे, तो राम को 8 नंबर ज़्यादा मिले हैं, इससे x + 8। इसी तरीके से अनिल को कितने मिले? अनिल को राम से 4 मार्क्स ज़्यादा मिले, मोर देन राम। तो राम को मिले हैं x + 8, तो अनिल को 4 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, तो ये नंबर दोनों प्लस कर देंगे तो x + 12 हो जाएंगे। तीनों का जो टोटल है ना वो 128, यानी कि x + 8 + x + x + 12, इनका टोटल है ना 128 है।
तो जो नंबर है ना उनको एक साथ प्लस कर लो, और एक्स 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 3 बार है तो ये 3x हो जाएगा, 8 और 12 20 हो जाएंगे, इक्वल टू 128। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 128 माइनस का 20, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 128 माइनस 20 यानी कि 108। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 108 में इस 3 का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, 8 और 1 9 हो जाता है, यानी कि 3 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और ये 6, 3 6 18 36 आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया है राम के मार्क्स, x की वैल्यू है 36, तो 36 में 8 को प्लस कर दो तो राम की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 8 और 6 हो जाएंगे 14 और ये 44। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसके अंदर सबसे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए और ये ऑप्शंस को भी ध्यान से देखिए। राजेश weight is 5 kg less than राम weight and नेहा weight is 3 more than राम weight। हमें राम के बारे में नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं कि जो राम का वेट है ना वो x किलोग्राम है और जो नेहा का वेट है वो कितना है, 3 kg ज्यादा है राम के वेट से, तो x + 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं राम का वेट x kg है, नेहा का वेट x + 3 kg है, और जो राजेश है, राजेश का वेट कितना है, वो 5 kg कम है राम के वेट से, तो राम का वेट x है तो ये 5 कम हो जाएगा। इफ वेट ऑफ 3 इज 103, इन तीनों का वेट है ना 103 है, यानी कि x, सेम क्वेश्चन है x + 3 प्लस x - 5 इक्वल टू 103, x और x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। देखिए -5 है और ये 3 है, 5 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 होगा इक्वल टू 103। अब ये थ्रू 2 माइनस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x इक्वल टू 103 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 105। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105/3, कैंसिल आउट करेंगे इसको 35 हो जाएगा। वेट ऑफ राम क्या होगा, राम का x kg है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 35 kg, 35 kg यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि एक एग्जाम के अंदर करण को 10 मार्क्स मिले हैं भावना से। तो इस कहानी में सबसे पहले तो भावना के बारे में हमें पता नहीं है, तो भावना को हम मान लेंगे x। ईशा गोट 5 मार्क्स लेस देन भावना। ईशा जो है वो भावना से 5 नंबर उसको कम मिले हैं, और करण जो है 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं उसको भावना से। करण को कितने मिले, x + 10 मिले हैं, और इन सबका टोटल 170 है। तो x + x - 5 प्लस x + 10 ये कितना है 170। सबसे पहले 10 में से 5 को माइनस करेंगे, प्लस का 5 आएगा, क्यों, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं। x 3x हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 170। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 170, ये 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे -5 होगा, 3x इक्वल टू 165 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 165/3, डिवाइड कर देंगे 165 को 3 से डिवाइड करेंगे 55 आंसर हो जाएगा। यानी कि भावना को मिले हैं 55 मार्क्स, लेकिन हमें भावना के मार्क्स नहीं चाहिए, हमें ईशा के मार्क्स चाहिए। तो ईशा को भावना से 5 नंबर कम मिले हैं, यानी कि 55 - 5 तो क्या हो जाएगा 50 मार्क्स आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे 50 मार्क्स। ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख।
10 lakh is obtained when a number is subtracted from the sum of these and this. Find the number. हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का सम करना है, इसका और इसका। अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करेंगे और फिर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम इन दोनों नंबर्स का सम कर लेते हैं। 8936 प्लस, ये गलत हो गया, 893645 प्लस 634589, इनका सम क्या होगा? देखिए 9 और 5 14 हो गया, 14 का 4 कैरी 1, 8 और 9 और ये 4 13, 13 का हो जाएगा 3 कैरी 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11 का 1 कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 3 और 9 ये हो जाएंगे 12, 12 का 2 हो जाएगा कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 8 15। तो 1529,134, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए? सब्ट्रैक्टेड करना है ये वाला नंबर, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6, 4 में से 0 जाएंगे तो 4, 3 में से 0 जाएंगे तो 3, 1 में से 0 जाएंगे तो 1, 9 में से 0 जाएंगे तो 9, 2 में से 0 जाएंगे तो 2, 5 में से 0 जाएंगे तो 5, 1 में से 1 जाएंगे तो 0, 529,134, 529,134, ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है। अ शॉपकीपर चार्जेस 10 रुपीज एवरी बॉटल ऑफ कोक एंड 240 एवरी कैरेट ऑफ 30 बॉटल्स। ये क्वेश्चन हमने करा था, 5 सेब का दाम इतना है और एक का अकेले लोगे तो 6 रुपए। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, 30 बोटल्स का एक कैरेट बना हुआ है। 30 बोटल्स का क्या बना हुआ है? एक कैरेट बना हुआ है। 30 बोतल का एक कैरेट है और अगर एक कोक की बोतल लेते हैं आप तो इसके लिए वो 10 रुपये ले रहा है, लेकिन इसके लिए कितना ले रहा है? 240 रुपये ले रहा है। तो वंदना 185 बोतल खरीदना चाहती है। कितनी? 185 बोतल खरीदना चाहती है। तो कितने कैरेट्स लेना पड़ेगा? सबसे पहले तो 185 को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें ये पता लग पाए कि कितने कैरेट्स उसको लेने पड़ेंगे। तो देखिए, एक कैरेट्स में 30 बोटल्स हैं, तो 30 240 को डिवाइड करोगे 30 से, तो 3 1 जा 3 8 जा 24, तो 8 बार में तो पूरा हो जाएगा कंप्लीट। बट हमें ये तो नहीं करना है, उसको 185 चाहिए। उसको कितने चाहिए? 185। तो 185 में हम डिवाइड कर देंगे 30 का, राइट। तो 3 6 जा 18, राइट, और ये 180 हो जाएगा, 5 बचे। यानी कि 30 कैरेट चाहिए उसको, 6 कैरेट चाहिए और 5 एक्स्ट्रा चाहिए। तो 30 कैरेट्स का जो दाम दिया हुआ है, जो प्राइस दिया हुआ है, 240 रुपये दिया हुआ है। तो ये 30 कैरेट का 240 इंटू 6 कैरेट्स लेगा, प्लस 5 की जो प्राइस दी हुई है वो 10 रुपीज़ के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। 240 इंटू 6 यानी कि 1440 प्लस ये 50, आंसर हो जाएगा इसका 1490। ऑप्शन नंबर सेकंड 1490। आप समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो एक बोतल अगर खरीद रहा है तो 10 रुपये देने पड़ रहे हैं उसको, और अगर 30 बोतल का जो कंप्लीट एक कैरेट है उसमें 240 रुपये उसको देने पड़ रहे हैं। उसको चाहिए 185 बोतल, तो 30 बोतल की जो प्राइस है वो 240 रुपये, आप ऐसा समझो, और वो पूरा पैकेट है। तो 30 बोतल्स की 6 कैरेट्स उसको लेनी पड़ेगी और 5 एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी उसको। तो 30 कैरेट की 6 बोतल लेगा तो 180 हो जाएगी, और 180 प्लस 5 185। तो 180 कैरेट्स की जो कीमत होगी वो 1440 होगी, और 5 जो बोतल एक्स्ट्रा लेगी उसकी 50 रुपये होंगे, तो 1490 उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था।
क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 7 नंबर्स। देखिए, एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय 6 न्यूमेरल्स। देखिए, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट का हम देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट का, स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट्स, 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1 के आगे हमें 6 जीरो लगाने पड़ेंगे। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 6 जीरो लगाने पड़ेंगे, राइट। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हमें 6 नंबर का लार्जेस्ट नंबर चाहिए, लार्जेस्ट डिजिट ऑफ 6 नंबर। तो क्या हो जाएगा? 9 बार 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बार 9 आएगा। इसको माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है, जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, वो 1 होगा। इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ, तो मैं 1 एक ऑप्शन मान लेता हूँ। यहाँ पे ये 1 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा। फिफ्थ ऑप्शन मान लीजिए 1 है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। नहीं तो इसमें से तो कोई सा भी नहीं है। तो यहाँ पे 1 दिया है, एक्चुअल में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें ना, तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप ध्यान से देखें, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिजिट दिस नंबर्स, ईच डिजिट ओनली यूजिंग वंस। इन नंबर्स का यूज करके सबसे पहले तो हमें लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर बनाना पड़ेगा। तो इन नंबर्स को अगर हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले अगर हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि हाईएस्ट नंबर बनाना है, तो क्या होगा? इन नंबर्स का यूज करेंगे। 9 8 6 3 0, ये बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर लोवेस्ट बनाना है तो सबसे पहले तो 3 रखना पड़ेगा, फिर 0 रखना पड़ेगा। 0 रख देंगे तो 4 डिजिट का बनेगा, लेकिन हमें पूरे नंबर चाहिए। तो 3 0 और 6 8 9, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, लेकिन 0 को आगे नहीं रखा। अगर ऐसा रखते 0 3 6 8 9 रखते तो ये तो 4 डिजिट का ही नंबर होता, हमें तो 5 डिजिट का नंबर चाहिए। तो अब इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस। इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए कि क्या होगा डिफरेंस इनका। जब आप इन नंबर्स को माइनस करेंगे, जब आप इन नंबर्स को माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपके पास आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और फिर 7, फिर 6। तो 6 7 9 4 1, 6 7 9 4 1, ऑप्शन नंबर जो 4th है वो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11th के बारे में बात कर लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 3 4 5 1 0 इफ वन नंबर इज मोर देन द अदर नंबर्स बाय द 10,000 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए, दो नंबर्स का जो सम है ना वो इतना है, और एक नंबर जो दूसरे नंबर से है ना 10,000 ज्यादा है, तो वो नंबर क्या होगा? कितना ज्यादा है? 10,000 ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, जो पहला नंबर है उसको मान लेते हैं x, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। और जो सेकंड नंबर है, बोल रहे हैं कि जो सेकंड नंबर है ना वो इससे कितना ज़्यादा है? वो इससे 2 3 4 5 6 0 ज़्यादा है। जो सेकंड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 मोर देन अदर नंबर 10,010। 10,010 बोल रही है, 10,010। 10,010 का मतलब 10010, 10,010 ज़्यादा है। आप समझिए आप इस चीज़ को कि अब क्या कह रहा है। और इनका जो सम है फर्स्ट नंबर से ये 10,010 ज़्यादा है, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। और इनका जो सम है ना ये है, यानी कि x प्लस 10,010, ये इसका जो सम है 2 3 4 5 6 0 है। ये 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 0 में से 10,010 को माइनस कर देंगे। जब हम 10,010 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 2 4 5 5 0 2x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 2 4 5 5 0 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 112275, 112275। लेकिन हमें
ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या हुआ, इसके साथ में ये नंबर प्लस करना पड़ेगा इसके साथ में। तो हम 112275 में हम प्लस कर देंगे किसको, इस नंबर को। ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए 10,010 को, तो 10,010 हम प्लस कर देते हैं। 10,010 को प्लस कर देंगे तो ये 5, ये 8, ये 2, ये 2, ये 2, ये 1, तो 1,222,85, 1,222,85, 1,3,2,85, 1,222,85 है यार, 222 है यहाँ पे, 222,85 है, राइट। ये ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, 1,222,85 होगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 12th है। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, देखिए स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर होता है 1, सबसे छोटा। 2 डिजिट्स का नंबर होगा 10, 3 डिजिट्स का नंबर होगा 100, 4 डिजिट का होगा 1000। तो 1000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें दिया हुआ है हमें कि द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। 7 की मल्टीपल 14 और 77 के बीच में कितने होंगे, ये हमें देखना है और ये हमें बताना है। देखिए कौन कौन सा मल्टीपल, एक तो 14 और 77 के बीच देखना है ना। 7 का मल्टीपल इनके बीच का, एक तो 21 हो गया और 28 हो जाएगा, 28, 35, 42 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इनके बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज व्हाट। देखिए जब भी आप पॉइंट के नंबर का प्लस सीख रहे हैं ना, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखिए और प्लस कर दीजिए नंबर को, कोई भी घबराना नहीं है। ये 8, ये 1 और ये 1, 21.08, 21.91 और 0.1, इनकी वैल्यू क्या होगी, 21.08। ये नंबर प्लस है या डिवाइड है, हमें देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, देखिए अगर प्लस है तो ये आंसर है, अगर डिवाइड है तो सिंपल है ना, 17 का डिवाइड कर दो 2091 में, दोनों सेम डिजिट्स पे हैं तो हमें डिवाइड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट 1 बार में 17, 39, 2 बार में 34, 51, 3 बार में 51, 130, 123.0, ये है आंसर। डिवाइड है यहाँ पे तो ये आंसर है, प्लस है तो ये वाला आंसर है। तो आप दोनों ही समझ पाए होंगे, दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 14 रोज इन अ पार्क, 420 कार्स इन एवरी रो, हाउ मेनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क। देखिए 14 रोज हैं और 14 रोज में 420 कारें हर रोज में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, आंसर आ जाएगा। 14 में 0 करोगे 0, 14 2 28, कैरी 2, 14 4 46 और ये 2 कितना हो जाएंगे 58, 5880। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ नंबर इज अ लेस देन 50 multiples of 7 have 3 factors, then the number is. A number is a less than 50 multiples of 7 and have 3 factors. The number is. वो क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 3 फैक्टर होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए। 7 3 फैक्टर 50, रिक्वायर्ड नंबर इज 42। क्यों, 42 का जो फैक्टर की बात करते हैं अगर हम, 7 होगा, 2 होगा, 14 होगा। पहली बात तो 3 से ज़्यादा फैक्टर्स, 50 से कम, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 42, सेकंड जो है 42 इज द करेक्ट आंसर। फैक्टर ऑफ 42 क्या हो जाएंगे
2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 भी इसका एक फैक्टर होगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज अ 42। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में चर्चा करते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू 65 टू मेक इट्स राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, और इसमें से 65 में हम क्या प्लस करें, 25 प्लस कर देंगे तो 90 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन द वेल वाटर लेवल, कुआं का जो वाटर लेवल है 18 मीटर कम है। कितना कम है? 18 मीटर कम है वाटर लेवल, एंड ड्यू टू रेन इंक्रीज 3.5 इंक्रीज हो गया। तो व्हाट इज द लेवल वेल नाउ, अब कितना हो गया? नीचे के बारे में बात कर रहे हैं ना। अब बढ़ गया ये ऊपर की तरफ, 18 था 3.5 बढ़ गया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना। अब 18 में से 3.5 को माइनस करना है, तो 18.0 मान लो, और ये 3.5, जब जो पॉइंट नहीं रहता तो यहाँ पॉइंट मानते हैं। 5 हो गया, और 7 में से 3 गए तो 4, 14.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल आर डिजिट्स आर डिफरेंट। कौन सा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर है जिसमें सारे के सारे नंबर्स अलग हैं? तो 9876। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर लेते हैं। ये नंबर किसके इक्वल है? 2408 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो 200 का मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, कैरी 1 0, और ये 8 और ये 4, 2 जीरो लगा दो, 481600, 481600। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में 21st के बारे में बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 7980 एंड विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। तो 7980 में 228 का डिवाइड करोगे तो थर्ड नंबर्स ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। तीसरे नंबर का फट पता करना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इनटू थर्ड नंबर, और इनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ 7980। इन 2 नंबर्स का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ 228। थर्ड नंबर का फाइंड आउट करना है, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 228। तो अब जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 35 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 35। ये ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ, ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21st का। चलिए आगे चलते हैं। 22nd में क्या दिया हुआ? द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना वो 4 बार 9 होगा, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना वो 1 ये होगा, तो ये 999, ये 10999। ऑप्शन नंबर सेकंड 10999, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23rd के बारे में बात कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1892 एंड 1 नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। जैसे मान लीजिए एक नंबर x है तो दूसरा उसका 2 टाइम्स है, यानी कि 2x, और दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1892 आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे इक्वल टू 1892। सो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1892 में 2 का डिवाइड कर दो, तो ये x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1892 को अगर डिवाइड करोगे तो 4096। आपको अगर स्क्वायर्स याद है तो आपको पता होगा कि 4096 कौन से नंबर का स्क्वायर है, वो किस नंबर का स्क्वायर, तो 64 का ये स्क्वायर है। 64 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू 64, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर है। 64 का स्क्वायर होता है 4096। चलिए आगे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट ओड नंबर्स
formed by a one digits 1 0 3 4 5 will be odd numbers formed by, अब odd numbers हमें फाइंड आउट करना है इन नंबर्स के फॉर्मेट से, तो क्या होगा, तो जो नंबर होगा हमारा वो क्या बन सकता है ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। द स्मॉलेस्ट ओड वोड डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ओड डिजिट नंबर क्या बन सकता है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो चीज़ें बहुत सिंपल है और आप इजीली इन चीज़ों के आंसर्स को दे सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, देखिए अगर हम 0 को रखेंगे, फिर 1 को रखते हैं, फिर 3 को रखते हैं, फिर 4 को, फिर 5 को, तो ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा। ये 0 की आगे कोई वैल्यू नहीं थी, तो 1 0 3 4 5, 1 0 3 4 5, ये 1 0 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि ये जो 24th वाला क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नज़र आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर के साथ में जुड़ करके आप हमेशा हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, राइट। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको लगती हैं चीज़ें समझ में आती हैं और किसी भी तरीके कोई भी अगर आपको डाउट नज़र आता है, तो आपको कोई भी डाउट नज़र आता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इजी वे में क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे यहाँ पे, और आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये डाउट्स के नंबर दिए होंगे, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और नवोदय से रिलेटेड आप बने रहिएगा। सारे के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कराएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।